हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 4 सितंबर की 2024 की करंट अफेयर्स। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है उसको हम देखेंगे। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स होगी चक्रवात असना। ये चक्रवात असना कहां पर आया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर समझेंगे। साउरा जनजाति ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कोको वृक्ष, इसके बारे में देखेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अब ये चर्चा में क्यों आ चुका है इसको हम जरूर देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के एग्जाम्स आ रहे हैं तो इसके बारे में ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की परिषद में जो बैठक हुई है इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इसमें नई बातें जोड़ी गई हैं, देख लेंगे। एक खबर के माध्यम से कुछ खबरें होंगी उसको भी देखेंगे। तो इस आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। जिस हमारा ऐप भी आ चुका है जिसकी है डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। नाम है नट लर्निंग है और इस ऐप में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है देखने को। पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी जितनी भी हम वीडियो डालते हैं। साथ में आप किसी भी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। इस और इस ऐप की खास बात यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम्स की वहां पर लगा सकते हो। तो अभी जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा नट लर्निंग ऐप, ठीक है। आज की हमारी पहली करंट अफेयर्स है साओरा जनजाति। अब ये साओरा जनजाति कहाँ की है और ये क्यों इतना चर्चा में आ चुकी है इसको देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है तो गजपति जिले के, अब गजपति जिला कहाँ का है आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा गजपति जिला कहाँ का है। वैसे मैं आपको बता दूं ये उड़ीसा राज्य का है। कहां पर? उड़ीसा राज्य का है, ठीक है। गजपति जिले के साउरा आदिवासियों को हाल ही में अपनी पैतृक भूमि पर निवास अधिकार मिलने के साथ ही उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे अधिक संख्या में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह जिसको हम पीवीटीज कहते हैं उनको ऐसे अधिकार प्रदान कर दिए। मतलब ये बात कही जा रही है कि जो पीवीटीज को सबसे ज्यादा जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल पूरे भारत में उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा अधिकार देने वाला राज्य बन चुका है। और इसी के दरमियान अभी हाल ही में साउरा आदिवासियों को क्या मिल गया है? ये अधिकार मिल गया कि वो अपनी पैतृक भूमि पर निवास अधिकार कर सकते हैं। अब इस जनजाति के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीन जनजातियों में से इसको एक जाना जाता है और इसका उल्लेख महाकाव्य रामायण और महाभारत में मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है क्योंकि इसका जो साउरा जनजाति है कौन सी है? अब ये एग्जाम में आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। साउरा जनजाति का रामायण और महाभारत, ध्यान रखने का, रामायण और महाभारत जो महाकाव्य है वहां पर भी इसका उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो ये मतलब कि प्राचीन जनजाति है। उन्हें सवारस, सबरस, सोरा, सोरा आदि विभिन्न शब्दों से पुकारा जाता है लेकिन उसका जो ऑफिशियल नाम है वो साउरा आदिवासी है। उड़ीसा इस जनजाति की मुख्य भूमि है लेकिन कुछ लोग आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम राज्यों में भी पाए जाते हैं। मतलब कि उड़ीसा में ये मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ और ऐसे भी राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और असम है, यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। इनकी भाषा कौन सी है? तो उनकी अपनी मूल भाषा है। जिस तरीके की अपनी अलग भाषा होती है तो इनकी भी एक अलग भाषा है, इसको हम सोरा कहते हैं। इनकी भाषा को क्या कहते हैं? सोरा इनकी प्रमुख तौर पर भाषा है जो कि एक मुंडा भाषा है। कैसी है? अभी ये आ सकता है एग्जाम में कि सोरा जो भाषा है किस की उपभाषा है, तो बता सकते हो कि मुंडा की उपभाषा है। वे भारत में बहुत कम जनजातियों में से एक हैं जिनकी भाषा की एक लिपि है और सोरंग सोमपेंग जिसे कहते हैं। साउरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट शारीरिक विशेषताओं के प्रति अपनी नस्लीय आत्मीयता दिखाते हैं और मध्य और दक्षिणी भारत के आदिवासियों में ये प्रमुख है। तो ये किस समुदाय से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट शारीरिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इनका धर्म क्या है? तो साउरा एक अंतर्निहित जटिल धर्म का पालन करते हैं जिसमें वे कई सारे देवताओं, आत्माओं में विश्वास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनके बारे में इनका मानना यह है कि वो नियमित जीवन के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि ये धर्म में बहुत जटिल इनका धर्म पालन करते हैं, कई सारे देवी देवताओं को मानते हैं और आत्मा में ये सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। उनके पास एक अनूठी कला की प्रथाएं भी हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं। तातंगो नामक एक लुप्त होती है जो गोदने की परंपरा है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि आपने बहुत सारे देखा होगा अपने शरीर में कुछ ना कुछ गुदवा देते हैं तो उसको ही हम तातंगो कहते हैं इसमें, और एक लुप्त गोदने की परंपरा है। साउरा मोटे तौर पर दो आर्थिक वर्गों में विभाजित है। तो इनका आर्थिक वर्ग हम देखा जाए कौन कौन सा है तो मैदानी इलाकों में साउरा को अपनी गीली खेती और मजदूरी कमाने और जलायु लकड़ी बेचने पर यह निर्भर है। तो पहला तो ये हो जाता है
दूसरा है कि पहाड़ी साउरा जो पहाड़ी ढलान है उस पर स्थानांतरित और सीढ़ीदार ये खेती भी करते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो साउरा भी दो तरीके से हैं, एक तो मैदानी में है, कहां पर है, एक तो मैदान पर है, तो वो अलग तरीके से उनका आर्थिक जीवन यापन है, और एक पहाड़ी है जिनका आर्थिक जीवन यापन अलग तरीके से है। जो मैदान में रहते हैं वो एक तरीके से कह सकते हो कि मजदूरी करते हैं, और मजदूरी के साथ साथ लकड़ी बेचने का भी हुआ है कार्य करते हैं, ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, क्या करते हैं, स्थानांतरित सीढ़ीदार कृषि करते हैं, खेती तो करते हैं और वह स्थानांतरित तरीके से सीढ़ीदार खेती के रूप में करते हैं। तो आर्थिक रूप में भी ये दो वर्गों में विभाजित हैं। इनकी बस्ती की बात करें तो साउरा गांव किसी विशेष प्रकार की बस्ती पैटर्न के अनुरूप नहीं है। घर इनके बिखरे हुए देखने को मिलेंगे, मतलब कि एक यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, चौथा यहाँ पर, इस तरीके से बिखरे घर देखने को मिल जाते हैं। मृतक जो होते हैं परिजनों की याद में बनाए गए जो मेगालिथ होते हैं उसके पास में स्थित होते हैं। बस्ती के प्रवेश द्वार पर किटुंगशुम जैसे गांव के संरक्षक देवता स्थापित हो जाते हैं। मतलब कि प्राचीन परंपरा से ये एक तरीके से कह सकते हो कि इनका विकास है और प्राचीन परंपरा को मानते हैं। तो मान लो इनका एक भव्य गेट ये है, कैसा, ये मान लो बाउंड्री है और इनका ये कह सकते हो गेट है। तो यहाँ पर जो गेट इनका है ना, इस गेट के पास में इनके संरक्षक देवता को स्थापित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक सामान्य घर कमरे वाला आयताकार आवास होता है जिसमें पत्थर मिट्टी की दीवारें होती हैं, छत कम होती है, सामने एक ऊंची कुर्सी होती है और दीवारें लाल मिट्टी से रंगी हुई होती हैं। तो इनकी जो बस्तियां हैं कई प्रकार देखने को मिल जाती हैं, पर जो इनकी प्रमुख तौर पर ऑफिशियल बस्ती इस तरीके से स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है कोको ब्रिज। अच्छा ध्यान रखना है, साउरा जनजाति बारे में आ सकता है एग्जाम में, है ना। और राज्य पूछ रहे किस राज्य से है, तो मुख्य तौर पर ये उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है और हाल ही में इनको पीबीटी के तौर पर दर्जा मिल चुका है और इनको मूल निवास स्थान के रूप में दर्जा मिल गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हर चीज को ध्यान से करना है, हो सके तो नोट्स बना लेना। कोको ब्रिज, अभी कोको ब्रिज क्या है, वैसे तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन कोको ब्रिज अभी हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कैसे क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कोको ब्रिज फैले हैं। चर्चा में क्यों आए हैं, तो वैज्ञानिक उद्यमी अधिक कोको बनाने के तरीकों पर कार्य रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट और जो बिजनेसमैन है वो कोको के अलग अलग तरीकों पर कार्य कर रहे हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कोको वृक्ष के बारे में समझें तो दुनिया भर में जो चॉकलेट बनाई जाती है ना, उसके लिए उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। बिल्कुल सही सुना आपने, जो चॉकलेट आप लोग खाते हो उस चॉकलेट बनाने के लिए कोको का प्रयोग किया जाता है। उस कोको के प्रयोग के लिए ये उत्पादन को किस तरीके से बढ़ावा मिल सके तो उस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। साथ में बागानी फसल है, एग्जाम में आ जाए कैसी फसल है तो आप बता सकते हो एक तरीके से ये बागानी फसल है जो कि अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल के रूप में जानी जाती है। और यह पेड़ दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन का मूल निवासी है। मतलब कि भारत में मूल निवास नहीं है, इसका कहाँ का निवास है, कोको वृक्ष का प्रमुख तौर पर कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। और साउथ अमेरिका में भी कहां पर, अमेजन जो बेसिन है उस अमेजन बेसिन में ये प्रमुख तौर पर उनका मूल निवास स्थान है। वहीं पर कोको पाई जाती है। कोको एक वृक्ष है, ध्यान रखना है, कोको क्या है, कोको एक वृक्ष है जिसमें फल लगते हैं, तो फल से ही चॉकलेट को उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है। कोको के पेड़ भूमध्य रेखा के लगभग 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, मतलब कि जो 20 डिग्री रेखा होती है ना, जो कर्क रेखा के और मकर रेखा के, यहाँ पर नॉर्थ में और साउथ में, ये दोनों जगह में जो गर्म मौसम प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें ये उग जाते हैं, जिसमें पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो समुद्र तल से 300 मीटर के ऊपर इनको उगाया जाता है। जिनका समुद्र तल से 300 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर इनको उगाया जाता है। वर्षा की बात करें तो 1500 से 2000 मिमी तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता इसमें पड़ती है, तभी ये अच्छी तरीके से उग पाते हैं। तापमान क्या चाहिए इनके लिए, 25 डिग्री सेल्सियस इष्टतम, मतलब कि अच्छा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि 15 डिग्री से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक आदर्श तापमान माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, गहरी एवं अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कोको की खेती अधिकांश क्षेत्र चिकनी दोमट और रेतीली दोमट में की जाती है। यहाँ पर 6.5 से लेकर 7.0 पीएच परास में अच्छी तरह से विकसित होते हैं।
छाया की आवश्यकता इनको क्यों है? तो अमेजन के जंगलों में एक अंडर स्टोरी फसल के रूप में विकसित हुआ है। इस प्रकार कोको की जो व्यावसायिक खेती है उन बागानों में की जाती है जहां पर जो आदर्श रूप से 50% तक प्रकाश उपलब्ध हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी पौधा हो बिना धूप के नहीं उग सकता है। ध्यान रखिएगा, बिना धूप के नहीं उग सकता है। और कोको की मैटर में भी यही है कि कम से कम 50% तो इसको धूप चाहिए होगी, प्रकाश चाहिए होगा, तभी ये इसकी खेती की जा सकती है। दुनिया में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो दुनिया के लगभग 70% कोको बीन से 4 पश्चिमी अफ्रीका देश में आते हैं। आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और कैमरून। अफ्रीका में ध्यान रखिए, किसमें? पश्चिमी अफ्रीका में 70% कोको बीन्स यही पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो आपको भारत में अगर आपको बता दूं तो कर्नाटक का जो क्षेत्र आपको देखने को कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु का क्षेत्र मिलेगा तमिलनाडु में, और थोड़ा सा आप ये केरल का क्षेत्र देख लोगे केरल में। तो मतलब कि भारत में की बात करें तो कर्नाटक में और केरल में और तमिलनाडु में यहां पर मुख्य रूप से तो सुपारी और नारियल के साथ अंतर फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारा क्रॉप पैटर्न होता है, फसल प्रतिरूप होता है, फसल के साथ कुछ ना कुछ उगाया जाता है। इसी तरीके से सुपारी और नारियल के साथ में यहाँ पर अंतर फसल के रूप में कर्नाटक केरल में यहाँ पर कोको वनस्पति को भी कोको को उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि मैंने आपको बताया है यूपी पीसीएस का एग्जाम्स आ रहा है और उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में समझेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं यूपी की करंट अफेयर्स मैंने सीरीज चलाई हुई है, स्टार्ट है हमारी, और करीब करीब हमारी 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखी है, नहीं पता है, तो अभी जाइएगा चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक है, प्लेलिस्ट है, आप उस पर एक बार क्लिक करके देख लेना। कुछ मैराथन क्लासेस भी डली हुई हैं 200 से 300 क्वेश्चन की, वो भी आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व हाल ही में शिकारियों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हाल ही में शिकारियों ने 2 चीतलों को मार डाला और एक वन रक्षक से राइफल चुराकर भाग गया है। कितनी बड़ी दुखद घटना है। क्या है? शिकारी थे, 2 चीतलों को तो मार ही डाला है, 2 चीतल को मारने के साथ साथ जो वन रक्षक अधिकारी था उसकी भी राइफल चुराकर ले गया है। समझते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व बारे में। तो सबसे पहले ये समझो किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी किस राज्य में है? तो पीलीभीत जिले में है। कहां पर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में है। और कौन सा जिला पड़ता है? लखीमपुर जिला पड़ता है, लखीमपुर जिला पड़ता है। और कौन सा? बहराइच जिला पड़ता है। तो ये जिले को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, जिले पूछ लिया जाए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, इन तीनों क्षेत्रों में, जिलों में इस से इसका पीलीभीत से इसका क्या है? स्थित है। हिमालय की तलहटी उत्तर प्रदेश के तराई मैदानों में भारत नेपाल की सीमा पर यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल की सीमा टच होती है। पीटीआर, अब हम इसको पीटीआर भी कह सकते हैं और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं, एक ही बात है। गोमती नदी यहां से निकलती है, तो ध्यान रखना है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है, जो कि शारदा, चूका, मालाखनौट जैसी कई नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र भी है। मतलब कि सहायक नदियां हैं। 22 किलोमीटर 14 मील की लंबाई तक फैला शारदा सागर बांध रिजर्व की सीमा पर यह स्थित है। मतलब कि यहाँ पर एक बांध भी है जिसका नाम है शारदा सागर बांध, जिसकी कितनी लंबाई है? 22 किलोमीटर लंबाई में फैला है। वनस्पति की बात करें तो उत्तर भारत नम्र पर्णपाती प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसकी जलवायु शुष्क और गर्म है। शुष्क रूप से सागौन के जंगल और बिंद पर्वतीय मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वनस्पतियों में बात करें तो विशेषता साल के जंगल, ऊंचे घास के मैदान, दलदल, नदियों के समय समय पर आने वाली बाढ़ से बने रहते हैं। साल का जंगल बहुत घना हुआ है। कैसा है? जो साल का वृक्ष होता है उस साल के वृक्ष से जो जंगल है बहुत घना है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक पुनर्जनन है, जो कि रिजर्व क्षेत्र का 76% घेरे हुए है। वन के टुकड़ों के पास घास के मैदान भी हैं, जिन्हें सैक्रम, स्केलोरो, स्ट्रेचिया, एम्पेराटा, थिमेडा, ब्रोथियोक्लोवा, वेटिवेरिया, अपलुडा, डाइकेंथियम, डिजिटेरिया, साइप्रस जैसी कई सारी प्रजातियां वृक्षों की यहाँ पर देखने को, घास की देखने को मिल जाती हैं। जीव जंतु की बात करें तो लुप्तप्राय बाघ, दलदली हिरन, बंगाल फ्लोरिकन, हॉग हिरन, तेंदुआ इत्यादि जंगली जानवरों का यहाँ पर घर देखने को मिल जाता है। पीलीभीत में समृद्ध जीवन जो पक्षी है वो दलदली फ्रैंकोलिन, ग्रेट हॉर्नबिल,
बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, जंगल बुस्केल, रेड जंगल फाउल, एशियाई ओपन बिल, कई सारे यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो जीव जंतु यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। चीतल के बारे में मुख्यतः समझते हैं, यहाँ का जो वेरी इंपोर्टेंट है, चित्तीदार हिरन, चीतल, चीतल भारतीय उपमहाद्वीप की हिरन की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? हिरन की एक प्रजाति है। भारतीय जंगलों में सबसे आम हिरन की यह प्रजाति है। इसका वितरण कहाँ है? तो एशिया में तो यह विशेष रूप में पाई जाता है। इसके अलावा भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान के छोटे समूह पाया जाता है। इसके निवास स्थान की बात करें तो उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और जंगल में यह देखने को मिल जाता है। तो एक तरीके से देखोगे आप तो भारत के जो इर्द गिर्द देश है वहीं पर सभी जगह पर यह देखने को मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना है इसमें इसका नाम नेपाल का नहीं है, तो ये नेपाल में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक, विशेषताओं की बात करें तो 20 से 30 वर्ष की आयु के साथ यह लगभग 35 इंच लंबा हो जाता है और इसका वजन की बात करें तो 187 पाउंड का हो जाता है। यह थोड़ा लाल भूरे रंग का होता है, जिसके शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं। केवल नर के सींग होते हैं और शरीर मादाओं से बड़ा होता है। नर की ध्यान रखना है, केवल सींग होते हैं नर में और शरीर मादाओं से बड़ा होता है। चित्तीदार हिरन सामाजिक जानवर है, मतलब कि सोशली जानवर है। आमतौर पर 10 से 50 व्यक्तियों के झुंड में पाए जाते हैं, मतलब कि एक झुंड में चलते हैं। कैसे? ये झुंड में चलते हैं। मुख्य रूप से पूरे वर्ष घास खाते रहते हैं। आहार में जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पत्ते और फल इत्यादि लोग सेवन करते हैं। इसकी संरक्षण की स्थिति की बात करें तो आयुसीएन की कम चिंताजनक श्रेणी में इसको रखा गया है। किसमें? कम चिंता की श्रेणी में इसको रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि संरक्षण की आयुसीएन की रेड लिस्ट जो होती है वो इंपोर्टेंट है और आती भी एग्जाम में है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। अब ये क्या है यूएनएससी? वैसे तो आप चर्चा में है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ी सी बात यहाँ पर ऐसी करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो चर्चा में क्यों है यूएनएससी? तो ध्यान भूलना है, पहले तो ध्यान रखना है यूएनएससी के बारे में। तो यूएनएससी पूर्व सिंगापुरी राजनीतिक किशोर महबूब बानी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपना उचित स्थान मिलना चाहिए। क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब यहां से एग्जाम बन सकता है, क्योंकि ये बात किसने कही है? पूर्व सिंगापुर के राजनयिक हैं किशोर महबूब बानी, जिनके द्वारा कहा गया और पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इन्होंने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब यहां से एक ट्विस्ट आता है। संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूएन कहते हैं, इसमें 5 प्रमुख संगठनों में से यह एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मतलब कि यूएन में कितने संगठन हैं? यूएन की 5 बॉडी है। कितनी है? यूएन की 5 बॉडी है। इन 5 बॉडियों में से एक कौन सी बॉडी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसको सभी सदस्य देशों को यूएनएससी के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य होता है। सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरे, आक्रामकता के कृत्य के अस्तित्व पर निर्धारण करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। यह विवाद के पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का आह्वान करता है। समायोजन के तरीके से निपटाने की भी शर्तों की सिफारिश करता है। कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने और बहाल करने में, प्रतिबंध लगाने में बल का प्रयोग भी करता है। ध्यान रखना है। शक्तियों की बात करें इसकी, हम किसकी? यूएनएससी की अगर हम शक्तियों की बात करें, जिसको भारत की स्थायी सदस्यता के बारे में बात कर रहा है, तो शांति स्थापना करना इसका पहला शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना करना इसकी दूसरी शक्ति है। सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई प्राधिकरण करना इसकी तीसरी शक्ति है। तो इसकी तीनों ही शक्तियां देखोगे आप तो सुरक्षा के मद्देनजर है। किसमें? सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर देखने को मिलती है। सदस्य की बात करें तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। सदस्य तो बहुत सारे होते हैं, सभी देश सदस्य हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर 15 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। क्या होता है? एक वोट होता है। लेकिन 15 सदस्यों में 5 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें P5 कहते हैं। क्या कहते हैं? P5 मतलब कि परमानेंट 5 कहते हैं, जिनमें परमानेंट 5 में यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो 5 देशों के नाम आप देख रहे हो, इनको स्थायी सदस्यता प्राप्त है। और इन्हीं स्थायी सदस्यता के लिए भारत की पहल की जा रही है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिल जाए, क्योंकि जब भारत को भी स्थायी सदस्यता मिल जाएगी तो वीटो करने का अधिकार मिल जाएगा। और वीटो इस कहां पर? वेरी इंपॉर्टेंट है वीटो मिलना।
वीटो मिलना वेरी इंपॉर्टेंट है। P5 की विशेषाधिकार प्राप्ति स्थिति की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। उनके पास यूएनसी के निर्णयों पर वीटो की शक्ति प्राप्त है। मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस सेकेंड वर्ल्ड वार में वीटो की शक्ति दी गई है इन P5 देशों को, ध्यान रखिएगा। 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं प्रत्येक वर्ष 1993 से सदस्य महासभा यूएनसी के 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और 5 इनको अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। अस्थायी सदस्यों को आमतौर पर भौगोलिक क्षेत्रों के बीच समानता प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए चुना जाता है। 5 सदस्य अफ्रीका एशिया से होते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से होता है, 2 लैटिन अमेरिका से होते हैं और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो एक तरीके से देखोगे तो ज्योग्राफिकल इनको चुना जाता है 10 को अलग अलग तरीके से। सुरक्षा परिषद का स्थायी मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। ठीक है। चक्रवात असना, ये हमारी पहली करंट अफेयर्स थी और आज की वेरी इंपॉर्टेंट है। चक्रवात असना, इसके बारे में जरूर देख लेते हैं। चक्रवात जो असना है वो एक असाधारण मौसम संबंधी घटना है, अपनी असामान्य उत्पत्ति और विकास के कारण चर्चा में है। सामान्य चक्रवातों के विपरीत गर्म समुद्री सतह पर बनते हैं और असना चक्रवात है वो गुजरात में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? गुजरात में बना है। अब ये भारत में बनने वाला असना जो चक्रवात है इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। इसकी भौगोलिक उत्पत्ति की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से एक दुर्लभ परिघटना होती है, तो क्योंकि इसकी उत्पत्ति भौगोलिक रूप से सामान्य समुद्री सतह से बहुत दूर गुजरात की भूमि पर हुई है। मतलब कि जो समुद्री सतह होती है उस समुद्री सतह पर ना होकर उससे बहुत दूर जाकर गुजरात की भूमि पर देखने को मिल रही है। भूमि पर उत्पत्ति के बाद यह चक्रवात अरब सागर की ओर बढ़ा हुआ है और वहां से जलवाष्प को यह धारण कर रहा है, जबकि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात बनते हैं, विशेषकर अगस्त के महीने में। मतलब कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात बनते हैं अरब सागर की तुलना में। चक्रवात का नाम असना पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। आपको पता होगा ये नाम भी जो रखे जाते हैं साउथ एशिया में, तो ये इनका ग्रुप है। इन ग्रुप में प्रत्येक देश अपने हिसाब से नामों को, कुछ लिस्ट है उन नामों की लिस्ट के हिसाब से रखा जाता है। तो ये जो असना नाम है वो पाकिस्तान के द्वारा रखा गया। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में असना चक्रवात भारत के गुजरात तट पर आया है इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है। तो ऑप्शन में कई सारे देश हो सकते हैं, ध्यान रखना है पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। चक्रवात असना के जनन के कारण की बात करें तो अगस्त के दौरान अरब सागर में चक्रवात बेहद असामान्य बना। 1891 के बाद केवल 4 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जो कि समुद्री सतह से, ध्यान रखना है चक्रवात अक्सर कहां बनते हैं? समुद्र में बनते हैं, लेकिन 1891 के बाद केवल 4 ऐसी घटनाएं हैं जो समुद्री सतह से काफी दूर होकर भूमि पर बने हुए हैं। कहां पर बने? भूमि पर बने हुए हैं। और ऐसा ही जो भूमि पर बनने वाला चक्रवात है वो असना चक्रवात है, जो कि भूमि पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और कहां पर बना है? गुजरात की भूमि पर बना है। चक्रवात असना का निर्माण क्षेत्रीय मौसमी संबंधी पैटर्न के संदर्भ में विशेषता को उजागर करता है, क्योंकि मानसून में चक्रवात असना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देती है। गुजरात के ऊपर मानसून से जुड़ी निम्न दबाव प्रणाली ने अवसाद के प्रारंभिक गठन में योगदान दिया और अंततः चक्रवात असना बन गया। कहा जा रहा है कि गुजरात का जो तट है, गुजरात के तट की भूमि के आसपास में लो प्रेशर दबाव प्रणाली बनी, मतलब कि लो प्रेशर का सिस्टम बना, जिसके चलते इस चक्रवात का निर्माण हुआ। विशेष रूप से चक्रवात की भूमि आधारित व्युत्पत्ति को देखते हुए मानसून की जो गतिशीलता है और चक्रवात का निर्माण है इसके बीच में अंतर क्रिया असामान्य, मतलब कि जो इंटरेक्शन है वो असामान्य है। चक्रवात असना को तीव्र करने में गर्म अरब सागर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मिल रही है, क्योंकि गर्म सागर में क्या चल रहा है? अभी गर्म हवाएं चल रही है, उसके कारण महत्वपूर्ण भूमिका है। अरब सागर में जल की सतह का तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, मतलब कि काफी गर्म तापमान है, जो कि चक्रवात के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना दिवस क्या है इसकी बात करते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। वैसे तो पोस्ट बैंक जो पोस्ट ऑफिस है वो बहुत पुराना है, लेकिन पोस्ट या पोस्ट क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसने क्या, कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसने अपना 7वां स्थापना दिवस को मनाया हुआ है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व में 100% इक्विटी के साथ यह कार्य करता है। मतलब कि जो इसमें 100% पूंजी है वो किसकी लगी है? वो गवर्नमेंट की पूंजी लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। इस बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक के दृष्टिकोण से की गई है। हालांकि जो कार्य है वो बड़ा ही इसमें
बेतुकी कार होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वहां पे जो एम्प्लॉय हैं वो कार क्या करते हैं वो उनको ही पता है। यहाँ पर वंचित बैंकिंग सेवाओं से दूर रहे परिवारों को घर तक सुलभ और सस्ती भरोसेमंद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिल सके, इसके लिए इसका विकास किया गया था। इसका मूल उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित कम बैंकिंग सेवाएं लेने वाले लोगों की जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज इंटरफेस के माध्यम से सरल और किफायती बैंकिंग समाधान के रूप में कार्य करता है। तो इंडियन पेमेंट्स बैंक की बात करना है, आपको ध्यान रखना है और ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो मैंने बात की करंट अफेयर्स की, वेरी इंपोर्टेंट थी। उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा और आप लोगों ने इसको बखूबी देखा होगा। थैंक यू।